थैंक यू यशु। ठीक है, तो हमने अभी तक देख लिया कि हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि जो अगर कोई करप्शन कर रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, पहले हमने देखा कि कमेटी बनाई है, मतलब रजत दल कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन करा है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं डिजिटल ऑम्बुड्समैन। आरबीआई ने अपने लेवल में एक ऑम्बुड्समैन बनाया, लोकपाल बनाया है। ये 21 लोग हैं पूरे देश में, 21 आरबीआई के ऑफिशियल है, वहां ये बैठे होंगे। और इनकी लिमिटेशन ये है कि अगर 20 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन होगा तो ये लोग नहीं देखेंगे। अगर अगर जो कंप्लेन है, फाइनेंशियल जो कंप्लेन है ना, फाइनेंशियल पेमेंट रिलेटेड जो कंप्लेन है, अगर 20 लाख से ऊपर की होगी, अगर 20 लाख से ऊपर की होगी तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट जाओगे सीधे। अगर कंप्लेन 20 लाख से नीचे की होगी तो आप कहाँ जा सकते हो? जो ये डीटीओ है, मतलब लोकपाल है, ये जो डिजिटल लेन देन लोकपाल है, इनके पास जाओगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि लोकपाल अच्छे से जवाब नहीं दे रहे, मतलब अगर अच्छे इनका फैसला जो है वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप कहाँ जाओगे? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास जा सकते हो। ठीक है, और अगर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। अब अलग अलग ऑम्बुड्समैन बनाई हुई है, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए अलग लोकपाल बनाया हुआ है, नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए अलग लोकपाल बनाया हुआ है। नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे, अगला जो पढ़ेंगे ना, अ, अगला जो पार्ट शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे हम। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के लिए भी अलग से लोकपाल बनाया हुआ है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इंटीग्रेटेड लोकपाल बनाने की इंटीग्रेटेड लोकपाल बनाना शुरू करेंगे, मतलब तीनों को मिक्स कर देंगे, है ना। वो जो एक देश एक टैक्स, और ये जो एक देश एक झंडा, ऐसी बातें करने वाली बात है। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं कि डिजिटल सर ये पेमेंट इंडेक्स। अम्यूजमेंट एक बार और बता दो। ऑम्ब्यूट्समेंट माने होता है लोकपाल। लोकपाल एक ऐसा इंसान होता है जो, मतलब ये जज वाला काम करता है। ठीक है, जज वाला असली काम कौन करते हैं यहाँ पे? इस अपने कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये होते हैं जज वाला काम करते हैं। ठीक है, किसी चीजें गलत हो रही है, सही हो रही है। पर एक डिपार्टमेंट लेवल पे भी एक लोकपाल बनाया जाता है, मतलब काम सही हो रहा है गलत हो रहा है इसको देखने के लिए। डिपार्टमेंट मतलब आरबीआई के लेवल में भी आरबीआई वालों ने एक बना के रखा है। ठीक है, अब उसकी जो लिमिट, अब वो एक एक इंसान है, मतलब एक पद है ये। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पद है, आरबीआई गवर्नर एक पद है, टीचर एक पद है, वैसे ही डीटीओ एक पद है, डिजिटल लेन देन लोकपाल एक पद है। ठीक है, अब ये लोकपाल, अभी जो जो इंसान है, जो भी लोकपाल का पद मिलेगा जिसे, ये जो पद है, आरबीआई के 21 आरबीआई के 21 सेंटर है पूरे देश में, है ना, वहां पे एक एक जन बैठ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो भी कंप्लेन होगी वो कंप्लेन लेके आप इनके पास चले जाओगे। ठीक है, मगर अब ये कौन सी कंप्लेन देखेंगे? अगला सवाल उठता है कि इनकी लिमिटेशन क्या है। तो अगर कंप्लेन 20 लाख से ऊपर की होगी, है ना, तो ये कंप्लेन नहीं देख पाएंगे उसकी, मतलब वो परेशानी वो देख नहीं पाएंगे, कंप्लेन नहीं देख पाएंगे। 20 लाख से ऊपर की अगर आपके पास कंप्लेन है, अगर पेमेंट जो कंप्लेन आपकी 20 लाख से ऊपर है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ी बात हो जाएगी 20 लाख से ऊपर। 20 लाख से नीचे जो भी कंप्लेन होगी वो क्या ये लोग दिखेंगे। अब अगर आपको इनका जवाब, जैसे अगर आपको हाई कोर्ट पसंद नहीं आता, हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आता, तो आप कहाँ जाते हो? सुप्रीम कोर्ट जाते हो, है ना। तो अगर आपको जो ओम्बुड्समैन जो डीटीओ है उसका फैसला पसंद नहीं आता है आपको, है ना, उसने जो भी आपको फैसला दिया वो पसंद नहीं आता है, तो आप कहाँ जाओगे? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास जाओगे। ठीक है, बस इतना ही है। समझ में आया अभी? यस सर। ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे कलेक्टर साहब होते हैं ना, कलेक्टर साहब के पास एक पावर होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली पावर होती है। मतलब वो भी फैसला सुना सकते हैं, चोरी करी है तो उसको सजा कितनी देनी है, मतलब कितने दंड, मतलब कितने रुपए जमा करने हैं उसे, ये सब सजा सुना सकते हैं डीएम, कलेक्टर साहब। पर परेशानी ये है कि वो नहीं है ना, जज नहीं है वो। अगर आपको कलेक्टर साहब का फैसला पसंद नहीं आया तो आप कहाँ जा सकते हो? जो भी जिला जिला न्यायालय है वहां जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते हो, और और सर ये हाई कोर्ट। बॉडी कौन सी है सर ये? डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुड्समेंट, लोकपाल, ये नहीं सर आरबीआई के ऐसा। अंदर बनी है। अच्छा आरबीआई है, ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी इसमें बच्चों? देखो, अगर मेरे को अच्छा लग रहा है आप लोग क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हो, पढ़ रहे हो, डेली आ रहे हो, आप सब आ रहे हो, पर रिवीजन नहीं करोगे तो परेशानी हो जाएगी। और अगर आपको कुछ आए ना, मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, ये अब कैसे जाएगा। ठीक है, चलिए।
अब मैंने एक इंडेक्स बताया था, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, वो इंडेक्स ये रहा, हेलो ठीक है। सर। अ, हाँ बोलिए। सर वो 2016 वाला एक बार और बता दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आया। एक मिनट बता रहा हूँ, 2016 वाला कौन सा था? जी, वो BSS वाला। बीपीएसएस, अच्छा। जी, सॉरी सर, ये गलत बोली। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर माही। माही। देखो अब पेमेंट पेमेंट होने शुरू हो गए थे, डिजिटल पेमेंट होने शुरू हो गए थे। तो 1998 में जो नरसिम्हन सर थे, उन्होंने रिकमेंड करा था कि आप एक बॉडी बनाओ, आरबीआई को बोला था, मतलब सरकार को बोला था कि एक इंस्टीट्यूशन बनाओ जो क्या करे, ये पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं उसको देखने का काम करे कि कुछ गलत सलत तो नहीं हो रहा। ठीक है। तो आरबीआई ने क्या बनाया था, मतलब गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, वो एक्ट ये लिखा है। कोई भी काम करने के लिए एक एक्ट बनाना पड़ता है ना। ये देखो, एक्ट बनाया, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बनाया, ठीक है। उस एक्ट को उस एक्ट के अंदर क्या करा, आरबीआई के अंदर एक बॉडी बनाई, एक इंस्टीट्यूशन बनाई जिसका नाम है बीपीएसएस, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशन कैसी है, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। कैसी इंस्टीट्यूशन है वो? स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन क्या होती है? जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन बनाई। अब जो भी पेमेंट से रिलेटेड काम होगा, जो भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड काम होगा, उसको कौन देखेगा? बीपीएसएस देखेगा, ठीक है। अब अब नया टाइम आ गया। अब नया टाइम में क्या हुआ, रतन वतल साहब आए हैं 2018 में, 2016 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई रतन वतल नाम की, ठीक है। इन्होंने सजेशन करा है कि जो बीपीएसएस है, इसको हटा के आप क्या बनाओ, पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, ठीक है। पुरानी हो गई ना, ये 2007 में बनी थी अभी ये। अब 2007 से अभी तक कितना मतलब चेंज आ गया है ना। फोन आ गए नए नए, इंटरनेट आ गया, बहुत ज्यादा हो गया इंटरनेट, सोशल मीडिया आ गया, टिकटॉक आ गया, सब कुछ आ गया, है ना। तो अब इन्होंने बोला कि जो बीपीएसएस है पुराना हो गया, अब नया बनाओ। उस नया का नाम इन्होंने क्या दे दिया, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड नाम दिया, ठीक है। अब कुछ भी आप नया बना रहे हो, कुछ भी बनाते हो, तो मैंने बोला ना आपको, एक्ट में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो पहले पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बनाया था, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, तो एक बिल पेश करा है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। और इस बिल में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मतलब अभी बिल ही पेश हुआ है। अभी धीरे धीरे कुछ काम होगा, ठीक है, इसके ऊपर आखिरी फैसला, मतलब ये एक्ट नहीं बना अभी तक, अभी ये बिल ही पास हुआ है। बिल कब पास हुआ? 2018 में पास हुआ था, ठीक है। माही कुछ और परेशानी? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है। किसी को भी नहीं आया ना तो बता दो। देखो, होता क्या है, होगा क्या है पता है, धीरे धीरे अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप लोग क्या करोगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में वो बनता जाएगा। मतलब अगर आपको पहले दिन समझ में नहीं आया, फिर दूसरे दिन फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बर्डन बढ़ता जाएगा आपके दिमाग में, और फिर आप पढ़ना बंद कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी ऐसी परेशानी ना आए, ठीक है। तो इसलिए डेली डेली रिवीजन कर लिया करो, और कल मैंने पीपीटी भी जल्दी सेंड कर दिया था आप लोग को, तो करा करो रिवीजन, है ना। चलो अभी देख लेते हैं। ये डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया था। अब इंडेक्स के बारे में देख लेना अच्छे से। इस देखो, इंडेक्स की खास बात पता है क्या है? जैसे हम लोग स्कूल में थे तो हमारे जो नंबर थे, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, जितने भी सब्जेक्ट थे, सब में 100 मार्क्स के होते थे, है ना, मतलब सब में एक सेम मार्क्स होता था। मगर ये जो इंडेक्स है ना, इसमें क्या होता है, हर सब्जेक्ट को जितने भी इसमें टॉपिक्स होंगे, जैसे इजी ऑफ एक्सेस, यूजेज ऑफ सर्विस, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, है ना, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे पहुंच आसानी, मतलब इजी टू एक्सेस को बोलेंगे पहुंच में आसानी, यूजेज ऑफ सर्विस को बोलेंगे सेवाओं में उपयोग, ठीक है, अवेलेबिलिटी को बोल रहे हैं उपलब्धता, और क्वालिटी ऑफ सर्विस को बोलेंगे सेवाओं गुणवत्ता। ये जो चार टॉप सब्जेक्ट है, सबको सेम वैल्यू नहीं दी हुई है ना। जैसे अपने स्कूल में देते थे सबको 100 नंबर का करते थे, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सबको अलग अलग वैल्यू देके रखी है। जैसे इजी ऑफ एक्सेस को 35% दिया हुआ है, सबसे ज्यादा वैल्यू दी अवेलेबिलिटी को 45%। अगर आप अवेलेबल हो किसी जगह पे, जैसे अगर बैंक अगर आपके गांव में अवेलेबल है, तो उसको 45% दिया है ना। और क्वालिटी ऑफ सर्विस को 45% दिया है। ये सब, मतलब अगर आप रैंकिंग कर रहे हो क्लास में, अगर बच्चे अगर क्लास में रैंकिंग कर रहे हो, तो सबको सेम मार्क्स होता है, सबको मतलब 100 में से नंबर मिल रहा है सबको। मगर यहाँ पे नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे जो रैंकिंग का तरीका है, सबको अलग अलग नंबर देके रखे हैं।
ठीक है। अब अगला इंडेक्स है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मतलब डिजिटली अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से हो रही है, और उस पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है ना। तो उस इंडेक्स में ये मतलब रिपोर्ट विल पब्लिश हर 4 महीने में, ये रिपोर्ट आती है, ये याद रखना, ठीक है। हर 4 महीने में रिपोर्ट आती है। और इस रिपोर्ट में, जैसे इस रिपोर्ट में ये 4 सब्जेक्ट थे: इजी ऑफ एक्सेस, यूजेज ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, अवेलेबिलिटी, ये 4 थे। यहाँ पे 5 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है, ठीक है। तो सब इसमें भी वही है, सबको अलग अलग वो दिया है, किसी को 45% दिया, किसी को 5% दिया है, किसी को 10% वैल्यू दिया है, किसी को 25% दिया है। ये आपको याद नहीं होगा, ठीक है, याद नहीं होगा, बहुत मुश्किल से याद करना। परसेंटेज याद करना तो और मुश्किल हो जाएगी, मगर कम से कम ये याद रख लेना कि ये डिजिटल, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई ने बनाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने बनाया? आरबीआई ने बनाया, ये याद रख लेना, ठीक है। और क्यों बनाया ये याद रख लेना, ठीक है। पहली चीज याद रख लेना इंडेक्स क्या है और क्यों, कब क्यों बनाया है, वो याद रख लेना। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में जो नंबर मिलते हैं वो 0 से 100 के बीच में मिलते हैं। अगर आपको 100 नंबर मिल रहे हैं तो मतलब समझ लो पूरा पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब देश में जितने भी लोग हैं, सबको सबके पास इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, सबके पास बैंक अकाउंट, सबके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, है ना, सबको पेंशन मिल रही है ना, ये सब फैसिलिटी अगर मिल रही है तो आपको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो क्या है? 100% है। अगर अगर आपका फाइनेंशियल, अगर आपका रैंक जो आ रही है वो जीरो आ रही है, मतलब आपको अगर जो इंडेक्स में नंबर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? जीरो मिल रहे हैं, तो समझ लो बैंकिंग फैसिलिटी किसी को नहीं मिल रही है ना, इंश्योरेंस किसी को नहीं मिल रहा है, पेंशन किसी को नहीं मिल रही है। तो ये इसे कहते हैं 0 से लेके 100 के बीच में मार्किंग करना, ठीक है। 2021 में जो रैंकिंग आई थी उसमें इंडिया का जो स्कोर था, ऑल इंडिया स्कोर 56% था, ठीक है। मतलब हम लोग कहाँ है? बीच में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ठीक है। और हम लोग इस टॉपिक को तो जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारे मेंस में जो GS3 टॉपिक है, GS3 टॉपिक में मेंस का एक हिस्सा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंडेक्स याद कर लेना, आरबीआई रिलीज करता है। आप लोग जब प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो आपको बहुत सारे इंडेक्स याद करने पड़ेंगे, वर्ल्ड लेवल के और इंडिया लेवल के, उसमें से एक इंडेक्स ये भी होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बोलो ना, और हाँ। सर ये जो वाई वाला आपने कहा था कि ये इंडेक्स क्यों बने, इसमें वही तो आएगा ना कि इजी ऑफ एक्सेस वाला, अवेलेबिलिटी होना, ये वाला पॉइंट। कौन सा वाई इंडेक्स वाला? हैज 3 पैरामीटर। हाँ हाँ हाँ, वो जो मैंने बताया ना यही है क्यों ना? बन रहा है, तो फिर यही बना है, हाँ। ठीक है ठीक सर। है। ये देखो, ये वाला जो इंडेक्स है ना, पेमेंट इंडेक्स, ये इसलिए बना है क्योंकि देखने के लिए कि पेमेंट अच्छे से हो रही, मतलब जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो सरकार ने बोला है वो अच्छे तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए बना है कि देखने के लिए कि सबको अच्छी से जो बैंकिंग की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस, पेंशन, देखो ये लिखा है, टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री इन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और पेंशन। बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन क्षेत्र में देश भर में वित्तीय समावेश दिखने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय समावेश सूचकांक, ठीक है। वित्तीय कितना समावेश है? देखो, अगर मुकेश अंबानी के पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, बैंक की फैसिलिटी मुकेश अंबानी के पास है, मतलब वो से अगर लोन चाहिए होगा तो बैंक उसके पास दौड़ते हुए आएगा। और एक गरीब आदमी, अगर मैं हूं, अमित है, और एक मुकेश अंबानी है, अमित वर्सेस मुकेश अंबानी, ठीक है। तो मुकेश अंबानी को अगर लोन जब वो चाह रहा है तब उसे लोन मिल रहा है, और मुझे लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन किसके पास ज्यादा है? मुकेश अंबानी के पास। अगर मुकेश अंबानी को इंश्योरेंस मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट उसे इंश्योरेंस दे रही है, इंश्योरेंस मतलब समझते हो ना आप लोग, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्लान होता है, एल आई सी सुना होगा आप लोगों ने, अगर यस गवर्नमेंट उसे सर। इंश्योरेंस दे रही है ना, तो हमें भी, अगर अगर और मुझे इंश्योरेंस नहीं दे रही है तो मेरा फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इसके घर के पास है ना, और मेरे घर के 100 किलोमीटर बाद बैंक है ना, तो किसका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है? मुकेश अंबानी का, मेरा नहीं हो रहा है। आप में से कुछ बच्चे मतलब गांव से हैं, शायद दुर्गा बता रही थी कि वो मतलब राजस्थान से एक छोटे गांव से है, तो वो बोल रही थी कि यस। स्टेशन अगर जाना है, कोई बड़ा स्टेशन जाना है तो बहुत दूर है ना, मतलब जयपुर थोड़ा दूर है।
अगर डिजिटल पेमेंट करना है, मतलब फॉर्म भरने जाना है, तो वो बहुत दूर फॉर्म भरने जाना है ना। तो ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन ना होना। समझ में आ रहा है मेरी बात को? यस सर। तो ये सब परेशानी है, इसे बोलते हैं। तो हम मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि एक इंडेक्स बना रही है गवर्नमेंट, ताकि उसे मालूम चल जाए कि कितना लेवल तक हम मतलब जनहित जनता तक पहुंच पा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब अगला है ये। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी पे बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, और मतलब हम देख रहे हैं, कहानी देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की गवर्नमेंट लेवल में क्या कहानी चल रही है। ठीक है, देखो आरबीआई ने studying how to use blockchain technology promote RBI Institute of Development Research in Banking Technology स्टडी। आरबीआई ने एक इंस्टीट्यूट बनाया, IDRBT करके एक इंस्टीट्यूट बनाया है, होगा भी शायद अभी। वो क्या करेगा? ब्लॉकचेन को स्टडी करेगा। किसको स्टडी करेगा? ब्लॉकचेन को स्टडी करने के लिए बनाया। ठीक है। फिर उसके बाद 2012 फिर आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई डायरेक्ट ऑल बैंक्स टू स्टॉप रिलेशन विद क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई ने 2018 में बोला कि कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करेगा। ठीक है। जब आरबीआई ने ऐसा बोला, तो एक क्रिप्टो करेंसी की जो ऐप था, कंपनी थी कॉइन डी सी एक्स। ये बिल्कुल भी आपके, ये कहानी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहानी बस थोड़ा रिलेशन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हिंदी में नहीं बनाया, अदरवाइज मैं इसे हिंदी में बनाता। ठीक है। एक कंपनी है कॉइन डी सी एक्स, इसने क्या कर दिया? कंप्लेन कर दिया। किसके खिलाफ? मतलब सुप्रीम कोर्ट गया आरबीआई के खिलाफ। तो बोला कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो आरबीआई है इसने क्रिप्टो ब्लॉकचेन को बैन कर दिया, जबकि इसको इनको कुछ पता नहीं है ब्लॉकचेन के बारे में। तो आरबीआई ने, वो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम 2000 फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? आरबीआई को बोला कि आप बैन हटाओ। ठीक है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बोला कि बैन हटाओ आप। और आरबीआई ने ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? आर्टिकल 19 के अंतर्गत, राइट टू फ्रीडम। ठीक है। आप कुछ भी, मतलब कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। तो ये राइट का क्या हो रहा था? उल्लंघन हो रहा था, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा था। और आरबीआई ने जो बैन करा था उसकी वजह से उल्लंघन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपने बैन लगाया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर जो बैन लगाया, उसको हटाओ। ठीक है। तो आरबीआई ने उस बैन को हटाया। अब ये हो गया आरबीआई के लेवल में, आरबीआई वर्सेस क्रिप्टो करेंसी हो गया। ठीक है। अब गवर्नमेंट का देख लो। 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने एक बिल बनाया। बिल का नाम था बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2019। इसको हिंदी में बता देता हूँ मैं। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, मतलब वित्तीय वित्तीय मिनिस्ट्री, है ना, उनका एक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट है, उसने एक बिल बनाया। उसने उसमें वो बिल था बैन करने के लिए। किसको बैन करने के लिए? क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए एक बिल बनाया। ठीक है। अब वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अभी तक पास नहीं हुआ है। अब 2018 में ये बात यहाँ खत्म हो गई। ठीक है। अब आरबीआई ने, अब ये कहानी खत्म हो गई, और आरबीआई ने ब्लॉकचेन की यूज करके एक डिजिटल करेंसी बनाने की कोशिश कर रही है। अभी मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा था, जो डिजिटल रूपी बनाने की कोशिश कर रही है, डिजिटल रूपी बनाने की कोशिश हो रही है, तो वो ये कोशिश हो रही है। ठीक है। आरबीआई क्या कर रही है? डिजिटल मनी बनाने की कोशिश कर रही है, डिजिटल रूपी। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन बहुत फेमस हो गया था, तो सब लोग उसे यूज करने की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट प्रेशर पे आ रही थी। तो आरबीआई ने क्या बोला? हम भी क्या करेंगे, हमारे जो रुपए है उसको क्या करेंगे? बिटकॉइन में सेव करना शुरू करेंगे। मैं बताऊंगा आपको अभी आगे, है ना, बिटकॉइन समझाऊंगा, बस इतना समझ लो। आरबीआई भी क्या कर रही है? क्रिप्टो करेंसी रिलीज कर रही है। और वो क्रिप्टो करेंसी किसकी होगी? आरबीआई की होगी। और उस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या होगा? रुपी। ठीक है। क्योंकि अपने रुपए की तो वो डिजिटल करेंसी बना रही है वो। ठीक है। पहली चीज, 2021 में मैटी ने पब्लिश ड्राफ्ट फ्रेमवर्क टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द डेटाबेस मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड। फिर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी को बोलते हैं मैटी। जो 2021 में मैटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने क्या बनाया? एक ड्राफ्ट बनाया, मतलब एक पेपर बनाया, जिसमें वो बोल रही है कि हाउ टू यूज, मतलब ब्लॉकचेन को कैसे हम यूज कर सकते हैं हेल्थ में, हेल्थ रिकॉर्ड में, ओनरशिप रिकॉर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। समझ में आ रहा है मेरी बात को?
तो यहाँ यहाँ आप क्या कर सकते हो, ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हो। और ये बात कौन बता रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। समझ में आ रहा है? तो इससे हमें पता है क्या मालूम चल रहा है। देखो, जो आरबीआई है, आरबीआई क्या कर रहा है, बैन करना चाह रहा है क्रिप्टो करेंसी, पहले बैन करना चाह रहा था, ठीक है। मगर अब क्या कर रहा है, 1 मिनट। अब आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई खुद ब्लॉकचेन की हेल्प से एक करेंसी लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम वो उसने क्या रखा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। वैसे ही उसी उसी तरह जो मैटी है वो बता रही है ब्लॉकचेन की हेल्प से, ब्लॉकचेन की हेल्प से हम हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं, प्रॉपर्टी का। ब्लॉकचेन क्या कर सकता है, चीजों को सेव करता है, मतलब जो डाटा होता है ना हमारा, डाटा को सेव करने का काम करता है। तो ब्लॉकचेन की हेल्प से हम प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, हेल्थ के रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब काम हम सेव कर सकते हैं, ये बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और तो हमने ये क्या सीखा, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो दुश्मन किसकी है, वो दुश्मन है बिटकॉइन की, है ना। मगर वो दुश्मन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन के दुश्मन नहीं है, ब्लॉकचेन तो सब लोग यूज करना चाहते हैं, ब्लॉकचेन अच्छी चीज है। तो इसीलिए तो आरबीआई ब्लॉकचेन का यूज करके अपना जो करेंसी बना रहा है, डिजिटल करेंसी। वैसे ही मैटी भी बता रही है कि ब्लॉकचेन का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। तो दुश्मन कौन है यहाँ पर, दुश्मन है बिटकॉइन और ये सब जो पेमेंट ट्रांसफर करने के जो अलग मेथड है ना, जो अलग अलग करेंसी आ रही है मार्केट में, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये लोग दुश्मन है। इसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा आरबीआई, है ना, इसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाह रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसको सपोर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, उसका एक और प्रूफ है ये। देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड, चाइल्ड ब्रेवरी अवार्ड पुरस्कार, मतलब बाल पुरस्कार अवार्ड दिया। उसका जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट ने कैसे अवेलेबल कराया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल कराया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है ये, ठीक है। तो पहले देखा हमने पहले हमने देखा कि जो आरबीआई पहले हमने देखा कि जो आरबीआई है ब्लॉकचेन को बंद कराने की कोशिश कर रहा है, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी को बंद कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि सरकार ने भी क्या बना दिया, बिल बना दिया क्रिप्टो करेंसी का अपोज करने के लिए। फिर इन लोग को ये समझ में आया कि भैया क्रिप्टो करेंसी में परेशानी क्रिप्टो करेंसी है, मगर जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन, वो हमें फायदा कर सकती है। तो फिर इन लोग का जो है ना, ये जो मतलब वक्त बदल गया और जज्बात बदल गए इनके। तो इनके अब जज्बात ये हो गए हैं कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी को तो अपोज कर रहे हैं, मतलब जो ब्लॉकचेन, जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम जो क्रिप्टो करेंसी है, डॉजी कॉइन सुना होगा आप लोगों ने, ये जो करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है, उसे अपोज कर रहे हैं। मगर क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, उसे ये लोग सपोर्ट करने लगे हैं। उस सपोर्ट की वो सपोर्ट करने के 3 प्रूफ हैं। पहला प्रूफ ये है कि आरबीआई खुद ब्लॉकचेन का यूज करके अपनी डिजिटल करेंसी ला रही है, पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी क्या कर रही है, एक पेपर बनाया, मतलब ड्राफ्ट, मतलब एक पेपर बनाया है, जो ये बता रहा है कि ब्लॉकचेन का यूज करके हम हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड रख सकते हैं, ये सब रिकॉर्ड रख सकते हैं। तीसरा प्रूफ ये है कि गवर्नमेंट ने बाल पुरस्कार अवार्ड अवेलेबल अभी अभी रिसेंटली दिया है। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको किसके थ्रू करा है डिस्ट्रीब्यूट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है। और ये मतलब ये बता रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको एक बार बस बता देता हूँ। अ, 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 देखो, ये क्वेश्चन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कितना है, 2022 में आया था। फिर ये ये 2022, हाँ, ये भी 2022 में आया, एनएफटी। एनएफटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये भी देखो, पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर 2020 के ऊपर क्वेश्चन आया, 2018 पर, 2018 के ऊपर, 2018 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस मालूम चल रही है उसे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि है क्या चीज, ठीक है। हाँ, बिटकॉइन हम लोगों ने देखा था, पहले हम आलू टमाटर मतलब बाटा सिस्टम से यूज करके हम बिटकॉइन, मतलब पहले, फिर हम लोगों ने क्या करा, नोट पेपर मनी में आ गए।
मतलब बार्टर सिस्टम, फिर कॉमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी, फिर हम कहाँ गए थे पेपर मनी, फिर हम कहाँ गए थे बिटकॉइन में आ रहे हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे हम जितनी भी चीजें थी, मतलब ये जो मेटालिक मनी था, यहाँ तक हम किसको ट्रस्ट कर रहे थे, मतलब जो भी चीज हम ले रहे हैं खरीद रहे हैं, वो किसके थ्रू ट्रस्ट, किसके किसके थ्रू कर रहे थे, वैल्यू के थ्रू, है ना, वैल्यू की तरह। यहाँ पे किसकी वैल्यू है, मेटल की वैल्यू है। यहाँ पे किसकी वैल्यू है, हाथी के दांत की वैल्यू है। यहाँ पे किसकी वैल्यू है, सब्जी की वैल्यू है। मगर यहाँ पे जो अब हम जो पेपर मनी यूज कर रहे हैं, इसमें हम किसके माध्यम से ट्रस्ट, किसके माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं, ट्रस्ट के माध्यम से। इस पेपर की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ना गांधी जी की फोटो की भी कोई वैल्यू करता है ना। तो पेपर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है, वैल्यू है, यहाँ पे एक बात लिखी है कि 500, ये 500 का नोट है, और जिसको भी आप दोगे वो आपको मतलब बाध्य है 500 रुपए का कोई भी सामान देने के लिए। तो यहाँ पे किस बात पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे किस बात पे ट्रेड हो रहा है, ट्रस्ट पे ट्रेड हो रहा है। ये बात जरूरी नहीं है, किसी कोई भी आपसे पूछेगा नहीं, अगर कभी इंटरव्यू होगा तो हो सकता है तब कोई पूछ ले, मगर अदरवाइज अभी कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, ठीक है। वो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, अगर समझ में नहीं आया तो परेशान मत होना। आप लोग हो ना ऑनलाइन की, पता चला कि हाँ हो, सर। ठीक है। अब देखो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक डिजिटल करेंसी होती है, डिजिटल और वर्चुअल करेंसी हो सकती है। जो एक करेंसी होती है वो क्या होती है, डिजिटल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, करेंसी होती है जो डिजिटल होती है, और क्या हो सकती है, स्टोर, क्रिएटेड मतलब बनाई जाती है, और स्टोर मतलब रखी जाती है संभाल के। यूजिंग किस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई जाती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके बनती है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी। डिजिटल मतलब होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, वर्चुअल मतलब जो हमें दिख रहा है, जो हमारा 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट दिखता है ना, वो वर्चुअल। एक करेंसी होती है, वो क्या हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, और उसको ब्लॉकचेन की मदद से स्टोर कर के रख सकते हैं, और क्रिएट करते हैं मतलब बनाते हैं, ठीक है। अब परेशानी आती है, ब्लॉकचेन क्या है भाई साहब, ब्लॉकचेन क्या है, एक डाटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, मतलब वो डाटा सबको, सबके पास है वो डाटा, ठीक है। उसको उस पे कोई भी ऐड कर सकता है, उस डाटा पे कोई भी ऐड कर सकता है, और पर उस डाटा में से कोई मिटा नहीं सकता। छोड़ो, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, अभी आपको। अब अब सुनना मेरी बात, ठीक है। किसी को यहाँ तक जितना भी मैंने बताया है, ब्लॉकचेन अगर समझ में नहीं आया तो अभी तो उसके ऊपर मैं 20 मिनट का भी लेक्चर लेने वाला हूँ। अगर आपको वो जो उससे ऊपर का जो भी था ना वो समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे, और अगर कोई थोड़ा सा परेशान फील कर रहा है तो हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पियाओ, और ना सांस वास ले लो। हम अभी 21:11 हो रहे हैं, 21:13 पे मिलते हैं, ठीक है, क्लास 21:13 को शुरू करते हैं हम। और 21:13 मतलब 2 मिनट बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो आप लोग, है ना। 21:13 भी छोड़ो, 21:15 पे, मतलब अभी टाइम कितना हो रहा है, नौ सर बजे नौ ग्यारह ग्यारह हो रहे हैं। 9:11 हो रहे हैं, 9:15 पे अपन मिलते हैं, ठीक है। और अभी क्लास चलती रहेगी, आप लोग पानी वानी पियो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हो, है ना। बस 2 मिनट करते हैं अपन, ठीक है।
सब लोग आ गए हो? सर। हाँ, सब लोग आ गए हो ना, पक्का? यस चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, जो जानवर होते हैं, जानवरों को कान में आजकल ये लगाने लगे हैं ये लोग, जो आजकल गवर्नमेंट है, ये कानों में लगाने लगे हैं। ठीक है, ये लगाने लगे हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर लिखा रहता है गाय का। तो क्या होता है, गाय की स्मगलिंग नहीं होती है, चोरी नहीं होती है, कोई डिजीज होती है, मालूम चल जाता है कि गाय इस गाय को ये बीमारी थी, तो बीमारियां फैल रही हैं, इसकी वजह से फैल रही हैं, कौन सी भैंस कहाँ चले गई ये सब जानकारी मालूम चल जाती है। ठीक है, लड़ाई होती है, लोग भैंस चोरी कर लेते हैं एक दूसरे की। तो वैसे क्या करा सरकार ने, ये तो जानवरों के लिए काम चल रहा था, फिर इंसानों के लिए सरकार ने क्या करा है, आधार कार्ड बना दिया। अब जानवर थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान के कंपैरिजन में, मतलब अपन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास जानवरों पे नंबर लिख देते थे, जानवरों का मतलब रेटिना नहीं लेते थे, वो फिंगरप्रिंट नहीं लेते थे ना, जानवरों के पिताजी और माताजी का नाम नोट करते थे। अब हम लोग इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग के लिए क्या कर दिया, आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड में नंबर डाल दिया है, फिर से हर जगह नंबर डल रहे हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ये नंबर डाल दिया, यहाँ पे भी नंबर डाल दिया, और नंबर डालने के बजाय मतलब सिक्योरिटी के लिए, है ना, हम लोग इम्पोर्टेंट है इसलिए फिंगरप्रिंट ले लिया, रेटिना ले लिया, फोटो ले लिया, हमारी फादर का नाम और एड्रेस ले लिया, माता पिता का नाम ले लिया और एड्रेस ले लिया, मोबाइल नंबर भी लेते हैं। ठीक है, तो मगर पता है आपको, मतलब जानवरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हमें। और हम लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, हमारा डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बता देता हूँ हल्का सा भी आप लोग को, है ना। देखो, ये जो इंसान है मार्क जकरबर्ग, फेसबुक का फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, ठीक है। इन्होंने इन्होंने ये करते हैं, हमारा डाटा चोरी करते हैं, जो भी हम फेसबुक में फोटो डाल रहे हैं, जो एड्रेस डाला है, अगर हम फेसबुक में कर रहे हैं कि आई लाइक पिज्ज़ा, तो आप लोग को फेसबुक में पिज्ज़ा का एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाता है। अगर आप सर्च करते हो, मतलब अगर आप फेसबुक में इमेजेस देख रहे हो, बार बार जो इमेजेस देख रहे हो, वो अगर आप मतलब टूरिस्ट की इमेज देख रहे हो, मतलब अगर आप हिमालय की या फिर केरल की या फिर कोई भी गोवा की इमेज देख रहे हो, तो आपके पास जो टूरिस्ट जो कंपनियां होती हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाएंगे आपको, है ना। तो और अगर आप बार बार अगर कोई होटल देख रहे हो या फिर कोई मूवी का देख रहे हो फेसबुक में, तो आपको उसके उसके एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएंगे। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, बैल बज रही है घर की। हाँ, 1 मिनट, ठीक है। तो आप जब मतलब सेम चीज इसके साथ होता है, यूट्यूब के साथ होता है। अगर आप यूट्यूब पे भी कंटिन्यू अगर कोई चीज सर्च कर रहे हो, अगर आप कोई भी मतलब कोई व्लॉग देख रहे हो जो किससे रिलेटेड है, टूरिस्ट से रिलेटेड है, घूमने फिरने से रिलेटेड है, अगर आप कुछ होटल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो आपके पास जो रिकमेंडेशन आती है ना नेक्स्ट, वो उस मूवी से रिलेटेड है ना। अगर आप बार बार यूपीएससी की वीडियोस देख रहे हो, तो आपके यूट्यूब चैनल में बार बार यूपीएससी की वीडियो आती है, प्लस फिर जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो भी यूपीएससी से रिलेटेड आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो आपका जो डाटा है, जो भी आप देख रहे हो, ये डाटा किसको अवेलेबल कराते हैं, कंपनियों को अवेलेबल कराते हैं ये लोग, और इससे कमाते हैं ये लोग पैसा। ठीक है, उस पैसे का 70 बिलियन रुपए कमाए थे 2019 में फेसबुक ने, एक ऐसा करके। ठीक है, ये तो हो गया सेलिंग की बात। यही यही डाटा सेलिंग करने की वजह से, डाटा की चोरी करने की वजह से, जो मार्क जकरबर्ग है उनको कोर्ट में बुलाया था। सेम सेम क्या होता है, गूगल के साथ होता है। गूगल ने भी ये करा था, गूगल ने भी अपना डाटा सेल करा था। किसको सेल करा था, मतलब जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो किसको सेल करी थी, कंपनी को सेल करी थी, और ताकि कंपनी क्या कर पाए, हमें एडवर्टाइजमेंट दे पाए। ठीक है, अब जब ये लोग सेल नहीं कर पाते हैं ना, तो इनके यहाँ पे क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। देखो, गूगल का डाटा क्या हो गया, चोरी हो गया। शट डाउन अ नियर बाय 500,000 अकाउंट कॉम्प्रोमाइज, जो गूगल के जो अकाउंट थे, वो क्या हो गए, चोरी हो गए।
मतलब लीक हो गया अकाउंट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, फिर अभी क्या होता है, आजकल जो इलेक्शन हो रहे हैं ना वर्ल्ड लेवल पे, ये देखो ग्लोबल लेवल पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, यूएस के जो इलेक्शन होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हिलेरी क्लिंटन, इसमें क्या हुआ था, हिलेरी क्लिंटन की जो डाटा था ना, मतलब कुछ व्हाट्सएप अकाउंट या फिर कोई भी अकाउंट था, वहां से चीजें मतलब फैल गई थी, मतलब वो न्यूज में आ गई थी वो चीज। तो किसी किसी ने क्या करा था, उनका डाटा हैक कर लिया था हिलेरी क्लिंटन का, जिसकी वजह से क्या हो गई थी, हार गई थी, मतलब इलेक्शन हार गई थी और डोनाल्ड ट्रंप जीत गया था। मतलब एक बड़ा कारण था डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का। तो इसे मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और डाटा की इतनी वैल्यू है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इस डाटा से सब लोग कमा रहे हैं, हिलेरी क्लिंटन इलेक्शन हार गई, मतलब मार्क जकरबर्ग करोड़पति हो गए, गूगल बड़ी बड़ी कंपनी होती जा रही है। और दूसरा अगला एग्जांपल ये है, 2013 में महाराष्ट्र के 30,000 आधार कार्ड क्या हो गए थे, 30,000 आधार कार्ड जो एप्लीकेंट थे, उनकी इंफॉर्मेशन क्या हो गई थी, उसमें आ गई थी, न्यूज में आ गई थी, मतलब चोरी कर ली गई थी, ठीक है। अभी कुछ दिनों इंफॉर्मेशन आई थी, 120 जो फार्मर्स वो थे, डॉक्टर्स थे, उनकी उनके पेशेंट की इंफॉर्मेशन, मतलब 120 मिलियन पेशेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ गई थी, नेट पे आ गई थी। तो क्या करते हैं लोग, इंफॉर्मेशन की, डाटा की बहुत चोरी हो रही है आजकल। समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये समझ में आ गया? मैंने बताया कि जानवरों को सेव करने के लिए हमने क्या बताया, उन पर नंबर लगा दिया। इंसानों को सेव करने के लिए उसमें भी हमने नंबर लगा दिया विद फिंगरप्रिंट, थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी दे दी। फिर उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दोनों ना होके इनकी डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाटा, अब हमें किसको बचाना है, डाटा को बचाना है। अब डाटा को बचाने का सबसे सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। अब ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाटा को बचाने का सबसे सही तरीका क्या है। डाटा के ऊपर प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर बहुत हर साल क्वेश्चन आते हैं। 2017 मेंस में क्वेश्चन आया था, 2017 पे, रुक जाओ, ये देखो 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 का प्रीलिम्स क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में प्री में क्वेश्चन आया प्राइवेसी के ऊपर। ये मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ, ये आपको करंट अफेयर पॉलिटी से पढ़ना है, सर ठीक है। आज भी आया है न्यूज में, न्यूज में आया हर बार, मतलब ये न्यूज में आता रहता है, इसमें कोई बड़ी डाटा बात नहीं है। प्रोटेक्शन वाला। डाटा प्रोटेक्शन वाली न्यूज में आती रहती है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डाटा। हमें क्या बचाना है, डाटा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम क्या बचा सकते हैं, डाटा को बचा सकते हैं, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ब्लॉकचेन। अब बताऊंगा मैं कि ब्लॉकचेन, अब आप लोग पूछोगे सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कैसे आप डाटा बचा सकते हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ये जो मतलब इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकता अपन इंडस्ट्रियल लेवल पे, कि जो फेसबुक है और ये मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, गूगल वाले हैं, ये अपना डाटा कैसे बचाए। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अपन ने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, अवार्ड है, ये सरकार ने किस तरह अवेलेबल कराया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल कराया, ठीक है। अगर सपोज ऐसा ना होके गवर्नमेंट क्या बता अवेलेबल करा दी, मार्कशीट अवेलेबल करा दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, तो फिर कैसे अवेलेबल कराती वो हम देख लेते हैं, एक बार एग्जांपल में देख लेते हैं, ठीक है। चलो, अब अपना काम क्या है कि गवर्नमेंट क्या अवेलेबल करा रही है, मार्कशीट अवेलेबल करा रही है। मतलब सब गवर्नमेंट ना बोल के हम क्या बोल लेते हैं, कॉलेज। आपके सबके कॉलेज हैं, कॉलेज क्या अवेलेबल करा रहा है, मार्कशीट। ईमेल ना करके, ईमेल ना करके मार्कशीट कैसे अवेलेबल करा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल करा रहा है आपको। तो हम देख लेते हैं कैसे अवेलेबल कराएगा, ठीक है। अगर वो ईमेल के थ्रू अवेलेबल कराता है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि गूगल का क्या हो जाता है, डाटा चोरी हो जाता है। आपका अकाउंट जब चोरी होगा तो आपका जो मार्कशीट है, मार्कशीट कोई भी चोरी कर लेगा, और उसमें जो भी मन चाहे चेंज कर सकता है। तो इसलिए ईमेल अच्छा तरीका नहीं है मार्कशीट मतलब आप तक पहुंचाने का। तो मार्कशीट आप तक पहुंचाने का एक अच्छा तरीका क्या है, ब्लॉकचेन। अब मैं बताता हूँ ब्लॉकचेन अच्छा तरीका कैसे है, ठीक है। जैसे आपको जैसे जैसे मतलब कॉलेज में 3 बच्चे हैं, मतलब जो क्लास है आपके 3 बच्चे हैं, और कॉलेज वालों को इन 3 बच्चों के पहुंचानी है, मार्कशीट पहुंचानी है। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा, 3 बच्चों को क्या पहुंचानी है, मार्कशीट पहुंचानी है। और मार्कशीट तो पहुंचानी है, मार्कशीट को अच्छे से स्टोर करके रखना है कि कोई इसे चोरी ना कर पाए, क्योंकि मार्कशीट इज अ गुड डाटा। मार्कशीट भी क्या है, डाटा है, ठीक है। मार्कशीट को सेव करना है। अब क्या करा, कॉलेज वालों ने क्या करा, एक ब्लॉकचेन बनाई, ऐसे ब्लॉक बनाया। उस ब्लॉक में क्या रखा, डाटा रखा, डाटा मतलब जो मार्कशीट है वो रखा। उसके बाद हर ब्लॉक को क्या नहीं दिया, एक नंबर दिया। नंबर मतलब जैसे आपने देखा ना
ये गाय को एक नंबर दे रहे हैं, आधार कार्ड को एक नंबर दे रहे हैं, वैसे ही क्या करा, ब्लॉकचेन को भी एक नंबर दे दिया, मतलब आधार कार्ड का हैश रेट दे दिया, हैश नंबर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया हैश नंबर, ठीक है। अब इन लोगों ने एक समझदारी और करी कि इन लोगों ने जो प्रीवियस जो ब्लॉक है, मतलब इससे जैसे अगर दूसरा ब्लॉक है, दूसरे नंबर का ब्लॉक है, इसमें क्या करा इन लोगों ने, अपना मतलब जो है, जो इस ब्लॉक का जो नंबर था, इस ब्लॉक का जो हैश रेट हैश था, वो लिखा, ठीक है। और इसमें क्या करा, इन्होंने एक और नंबर लिखा, इन्होंने ये जो प्रीवियस ब्लॉक है, मतलब दो का प्रीवियस ब्लॉक, मतलब एक, एक का भी नंबर लिख दिया, एक का भी हैश नंबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे तीन का क्या करा, तीन का भी क्या करा, उन्होंने तीन का नंबर लिखा, तीन का हैश नंबर लिखा, और फिर इन्होंने समझदारी क्या करी, तीन का जो प्रीवियस वाला जो नंबर था, मतलब प्रीवियस जो ब्लॉक है दो, उसका भी नंबर लिख दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, सब क्या हो गया, आपस में कनेक्टेड हो गए, मतलब मालूम चल जाता है ना कि हाँ यार, एक के बाद दो है, क्योंकि दूसरा वाला जो ब्लॉक है उसमें एक का नंबर लिखा है, दो के बाद तीसरा नंबर का ब्लॉक है, क्योंकि तीसरे वाला जो ब्लॉक है उसमें दूसरा नंबर का लिखा है। तो क्या हो गया, एक चेन की तरह बन गया। तो उन्होंने क्या करा, जैसे अपना क्या होता है ना, अपना आधार कार्ड होता है, अपने आधार कार्ड में अपने पिताजी का नाम लिखा रहता है, तो हम अनाथ नहीं है, मतलब ये जो इंसान है, ये अनाथ नहीं, मतलब भगवान से, मतलब एकदम धरती पे ऐसा पैदा नहीं हुआ है, मतलब जमीन से नहीं निकला है, या फिर आसमान से नहीं टपका है, ये मतलब ये इसके पेरेंट है, यहाँ से आया ये, है ना। तो एक लिंक बनाने के लिए बनाया हुआ है ना आधार कार्ड में भी, वैसे यहाँ पे भी एक लिंक, मतलब एक चेन बनाने के लिए कि सब ब्लॉक क्या हो जाए, आवारा ना हो जाए, मतलब इधर उधर ना हो जाए, नेट में घूम ना जाए, ये सब एक साथ रहे, इसको जोड़ने के लिए बना दिया एक लिंक। समझ में आ गया। तो आप कॉलेज ने क्या करा, तो आपके कॉलेज ने क्या करा, ऐसी ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक में क्या रख दिया, आपके डाटा रख दिए। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डाटा जब आप ब्लॉक में रख के सेंड करेगा आपका, मतलब जो कॉलेज है, कंपेयर टू जीमेल में सेंड करने के बजाय, ये ब्लॉकचेन में अगर रख के सेंड करेगा तो ज्यादा सिक्योर रहेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जीमेल में सेंड करेंगे आपके जो ईमेल क्या था, मार्कशीट अगर जीमेल के थ्रू सेंड करेंगे तो कम सिक्योर रहेगा, क्योंकि अपन ने एग्जांपल दी थी कि देख लिया कि गूगल के अकाउंट क्या हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। वैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ब्लॉकचेन के थ्रू अगर ये मार्कशीट हमें अवेलेबल कराएंगे तो ज्यादा सिक्योर रहेगा, ठीक है। अब क्यों, सवाल उठता है क्यों। पहला जवाब मेरा, अब मैं जवाब क्या दूंगा, पॉइंट में दे रहा हूँ, पहला जवाब मेरा ये है कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और हर ब्लॉक का क्या होता है, एक हैश नंबर होता है, और एक इससे पहले वाला जो ब्लॉक होता है उसका हैश नंबर होता है, ठीक है। अब ये पहला ब्लॉक है, इसका नंबर ये हो गया। अब इसका प्रीवियस नंबर क्या हो गया, 000 हो गया, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं है। अब ये ब्लॉक है दूसरा। अब सबके अंदर मार्कशीट रखिए, ये याद रखना, ठीक है, सबके अंदर क्या रखिए, डाटा में क्या रखिए, मार्कशीट रखिए। अब हम ये देख रहे हैं कि मार्कशीट चोरी ना हो जाए, और कैसे चोरी नहीं होती वो देख रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबका हैश नंबर है, और हैश नंबर के प्रीवियस हैश नंबर भी है, दूसरा ब्लॉक है, दूसरे नंबर का, दूसरे का हैश नंबर है, दूसरे का प्रीवियस नंबर भी लिखा है, मतलब जो इसका जो हैश नंबर होगा 1Z8F, और इसका नंबर क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 1Z8F, ठीक है। तीसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक का खुद का एक हैश नंबर लगा दिया, आधार नंबर लगा दिया, और वैसे इसने क्या कर दिया, इसमें एक और नंबर ऐड करा प्रीवियस वाले ब्लॉक का, प्रीवियस वाले ब्लॉक का हैश नंबर 6BQI1, और वैसे क्या कर दिया 6BQ1 रख दिया, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या होगा, ये इसको पहचानना आसान हो जाएगा, क्योंकि कि इसके बाद ये नंबर है, पहली चीज। दूसरी, अगर कोई इसमें चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अगर कोई इसमें चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करना, अगर वो सपोज इसको चेंज करेगा, इसका हैश नंबर, मतलब इसमें कोई चेंज करेगा, तो जो भी कुछ भी चेंज करेगा तो उसका जो हैश नंबर है वो बदल जाएगा, और जब इसका हैश नंबर बदलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो आगे वाला जो नंबर है उसका भी हैश नंबर बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को बदलना पड़ेगा, अगर इसका बदलेगा तो फिर आगे वाले को बदलना पड़ेगा, इसका बदलेगा तो फिर आगे वाले को बदलना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो अगर एक का बदलेगा, एक का अगर वो बदलेगा तो सबको बदलना पड़ेगा। अगर वो ऐसा ऐसा करेगा, वैसे तो ऐसा कर नहीं पाएगा वो, उसकी चोरी पकड़ा जाएगी यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज सिक्योरिटी वाली। तो इससे उसकी क्या हो जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी, पहली चीज। और अब आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई किसी के पास अगर सुपर कंप्यूटर होगा तो वो ऐसा कर लेगा। आप लोग हो ना कि चले गए हो, अगर किसी का सुपर कंप्यूटर होगा तो वो कर सकता है ऐसा। तो ब्लॉकचेन में एक सिक्योरिटी लगा कर रखी है, ब्लॉकचेन में एक सिक्योरिटी लगा कर रखी है, अगर आप इसका चेंज करते हो तो 10 मिनट लगता है, अगर आप फिर से दूसरे का चेंज करोगे तो 10 मिनट लगेगा, सबका जितने भी ब्लॉक होंगे उसमें सबको चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, और इतने में क्या हो जाएगी, चोरी पकड़ा जाएगी।
तो पहले सिक्योरिटी का माध्यम क्या हो गया, सबके हैश नंबर डाले होते हैं, और हैश नंबर पे चोरी करने में टाइम लगता है। अगर आपको एक का चेंज, इवन अगर आप सुपर कंप्यूटर भी यूज कर रहे हो ना, तो 10 मिनट लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये होगी, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये जो डाटा होता है ना, जो भी ये जो मार्कशीट आपको मिली है, ये क्या होती है, इसका जो डाटा होता है, ये जो ब्लॉकचेन है, ये जो मार्कशीट का जो डाटा होता है, सबको सबको मिला होता है। सपोज इस क्लास में 4 बच्चे हैं, है ना, मतलब उस जो कॉलेज है उसमें 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, मतलब जो भी बच्चे हैं ABCD, ठीक है। अगर उस कॉलेज में 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों का डाटा लगा हुआ है, 4 बच्चों का मार्कशीट ब्लॉकचेन में लगा कर रखी है, तो ये जो ब्लॉकशीट है ना, इस जो ब्लॉकचेन है, ये सबके पास होगी। मतलब ये जो ब्लॉकचेन है क्या होगी, सबके पास होगी। ए के पास भी होगी, बी के पास भी होगी। मतलब जैसे अपना व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप पे जो ग्रुप होता है, ग्रुप में जो भी हम मैसेज करते हैं, वो मैसेज सबको मिलता है ना। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि अगर ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं तो एक ही जन देख पाएगा, वो मैसेज सब लोग देख पाएंगे। वैसी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन जो बनाई है, वो सब लोग देख पाएंगे उस ब्लॉकचेन को। और अगर कोई नया इंसान आता है, सपोज डी आया, और वो क्या करेगा, इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करेगा, इस मतलब जो ब्लॉकचेन है, अगर नया बॉक्स बनाने की कोशिश करेगा, तो नया इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करेगा, तो ये सब लोग को वो दिखेगा कि यार जो डी है, नया इंसान आया है, और नया इंसान कुछ डालने की कोशिश कर रहा है इस ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो फिर ये सब लोग चेक करेंगे, और अगर ये डी कुछ गलत चीज डाल रहा है, कुछ वायरस डाल रहा है, या फिर कुछ भी गलत डाल रहा है, मतलब मार्कशीट के अलावा कुछ और डाल रहा है, तो वो क्या बोल देगा, ये चार तीनों लोग जो होंगे वो क्या कर देंगे, इसे मना कर देंगे। अगर डी भी अपनी मार्कशीट डाल रहा है इसमें, तो क्या बोल दे, ये लोग क्या बोल देंगे, ठीक है, ये लोग क्या बोल देंगे, हाँ कर देंगे, ठीक है। तो पहला लेवल सिक्योरिटी का ये हो गया कि सब आप लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, सब में नंबर डले हैं, अगर कोई चोरी करने जाएगा तो पकड़ा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये जो डाटा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सबके पास होता है। व- इनकी तरह नहीं होता है, ये जो फेसबुक और ये जो व्हाट्सएप वाले हैं, इन लोग का डाटा क्या होता है, एक जगह सिक्योर होता है, सबके पास इनका डाटा, इनके हमारा डाटा इनके पास होता है ना। मगर यहाँ पे क्या होगा, जो डाटा होगा वो सबके पास होगा। सिक्योरिटी का दूसरा माध्यम ये हो गया, ठीक है। अगर ये यहाँ तक किसी को समझ में आया तो बताओ हाँ, और अगर नहीं आया तो बताओ फिर। सर आ गया। आ गया, हल्का हल्का आया होगा। हाँ सर। ठीक है, कृतिका, माही, दुर्गा, मोनिका, खुशबू, यस दिव्या, सर। प्रीति, प्रिया, आया थोड़ा थोड़ा, यस सर। ठीक है। तो देखो, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो रट लो, ठीक है। रटना क्या है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, जो क्या करता है, जिसमें क्या होता है, जो डाटा होता है, वो क्या होता है, वो पहली बात तो क्या होता है, डाटा को स्टोर करता है, मतलब डाटा को सेव करता है। और यहाँ पे जो भी आपने डाटा रखा है, वो क्या हो सकता है, चोरी नहीं हो सकता, चोरी करना मुश्किल होता है, ठीक है, पहली चीज। और ये जो डाटा होता है, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब देखा ना, जैसे अपना व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में जो भी मेल आपने मैसेज करा, जो भी मैंने वीडियो सेंड करी, वीडियो का लिंक सेंड करा, वो जितने भी लोग होते हैं उस व्हाट्सअप पे, वो उस ग्रुप में जो जितने भी लोग होते हैं सबको मिल जाता है। वैसे ये जो ब्लॉकचेन है, उसका जो डाटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सबको मिलता है, एक को मिल जाएगा, जितने भी लोग उसमें होंगे सबको मिल जाएगा, ठीक है, पहली चीज। और ऐसे मिलने की वजह से क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर कोई भी अगर इसमें कुछ और गलत चीज डालता है, अगर सपोज एक दिन वो एक लड़की थी, वो एक लड़की जो मतलब बुराई कर रही थी, मेरी बुराई कर रही थी, तो उसने क्या करा, बुराई करने के लिए चीजें ग्रुप में डाल दी कि सर आप मुझे अच्छे से अवेलेबल नहीं करा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो फिर आप सबने उसको देखा था, ठीक है। फिर जब आप सबने देखा तो फिर आप सबको लगा कि यार ये गलत कर रही है। तो फिर आप लोगों ने क्या, सबने क्या करा, उसको रिप्लाई करना शुरू करा कि मतलब एक लड़की दिव्या, अब ये दिव्या है, दिव्या ने रिप्लाई करा था कि आपको ऐसे टीचर्स की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कोई किसी और ने रिप्लाई करा था कि, मतलब मैंने भी रिप्लाई करा था कि मैं आपको कॉल करता हूँ, ऐसा करके रिप्लाई करा था। तो सब लोगों ने क्या करा, अपने अपने हिसाब से एक्शन लिया। तो वैसे ही जब ये डाटा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर कोई कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, तो जो भी इस मेंबर होंगे इस डाटा के, मतलब इस ये जो ब्लॉकचेन जिसके पास होगी, वो लोग क्या ले सकते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, बचाने के लिए कुछ एक्शन कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। पहली सिक्योरिटी की बात ये हो गई। दूसरा ये हो गया, ये डाटा एवरीवन कैन ऐड, हर कोई भी जो भी इसमें होगा ना, जैसे ये ब्लॉकचेन है, इस क्लास में 4 लोग हैं, अगर अगर 10 लोग हैं, तो ये जो डाटा होगा ना, ये 10 को 10 को मिल जाएगा, 10 लोग को मिल जाएगा।
और ये 10 लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी जन इसमें ऐड कर सकता है, ठीक है। मगर कोई भी अगर कुछ गलत ऐड करेगा तो ये जो ग्रुप के जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, इस डाटा को क्या करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ गलत करने की ऐड करने की कोशिश करेगा तो उसे क्या कर देंगे, भगा देंगे, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट एक डाटा होता है जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उस ब्लॉकचेन में कोई भी कुछ भी ऐड कर सकता है उसे, और उस डाटा को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? उस डाटा को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जैसे क्यों चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सबके जितने भी ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर डाटा डाला है, अगर आप डाटा में कुछ भी चेंज करते हो तो उसका जो हैश नंबर है, जो आधार कार्ड नंबर है, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और क्या हो जाएगा, दो आधार कार्ड नंबर आपस में लिंक है, जो हैश नंबर है वो आपस में लिंक है। तो अगर आप एक का बदलोगे दूसरे का बदलना पड़ेगा, दूसरे का बदलोगे तीसरे का बदलना पड़ेगा। तो ऐसे आप ऐसा इसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, ये कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या होती है, ये अब जो बता रहा हूँ इसको, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया ना ब्लॉकचेन, तो ये लाइन रख लेना, ठीक है, मेरी ब्लॉकचेन की डेफिनेशन ये रख लेना, ठीक है। ये तीन शब्द याद रख लेना आप बस। डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, और ये डाटा जो होता है वो सबको अवेलेबल होता है, डाटा सबके पास अवेलेबल होता है, और ये डाटा को बदल नहीं सकते हो आप। ये डाटा को आप बदल नहीं सकते हो, इसीलिए तो डाटा की सिक्योरिटी रहती है ना, और ये डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सब पे, तो इसलिए भी सिक्योर होता है डाटा। समझ में आ गया, ये तीन जो शब्द हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, और डाटा एवरीवन सबको अवेलेबल होता है, और नो चेंज डाटा। अच्छा, ये हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ रहा है ना, ये कोई बड़ी इंग्लिश तो है नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करा, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया, बोलो हाँ और ना। अगर बिल्कुल भी लोड हो रहा है तो बता दो। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ इसकी, एक बार मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ, आप मुझे इतना और टाइम दो, है ना। बोलो हाँ और ना। अगर आपको अगर ब्रेक चाहिए 2 मिनट का तो आप ले सकते हो, पर मेरे को रहा है समझ। आ रहा है ना समझ। आप मुझे 15 मिनट और दो, है ना, ठीक है। माही समझ में आ रहा है, कृतिका? यस सर। ठीक है। अब देखो, जो वोटिंग वोटिंग एक बहुत बड़ी परेशानी है, वोट करना, ठीक है। पहले क्या होता था, वोट क्या करते, हम एक पेपर लेते थे, उसमें लिखते थे कि मतलब हम इसको वोट दे रहे हैं, अंगूठा लगा देते थे। फिर क्या हुआ, डिजिटल आया, ईवीएम मशीन आ गई। अब क्या हो जाता है, ईवीएम मशीन जो होती है वो हैक हो जाती है। क्या ईवीएम मशीन क्या हो जाती है, हैक हो जाती है। जो ऐसे जो केजरीवाल साहब हैं बोलते हैं कि कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूज आई थी कि जो ईवीएम मशीन है बीजेपी के कैंडिडेट के कार में मतलब मिली, ठीक है। ऐसी न्यूज भी आती है। तो जो ईवीएम मशीन, जो भी हम वोट डाल रहे हैं ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जिसको हमने वोट डाल रहा है उसको वोट मिल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमने जो डाटा दिया है, यहाँ पे भी एक डाटा है, जो हमने वोट करा है, वो क्या है, डाटा हो गया कि हमने भैया इसको जिताना चाह रहे हैं। मगर उस डाटा कोई गिन नहीं रहा, उस डाटा कोई देख नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा उस डाटा को, क्योंकि कोई वो जो डाटा की जो मशीन है कोई लेके जा रहा है। कोई वो बोल रहा है कि इसमें हैक कर दिया। केजरीवाल साहब बोलते हैं कि कोई बटन दबाओ तो बीजेपी को जा रहा है, ऐसे ऐसे बातें होती हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए करा क्या जाए, मतलब डाटा सेव रहे, तो इसके लिए भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोग देखोगे कि जो ईवीएम मशीन है वो क्या हो रही है, करप्ट हो रही है, मतलब उस पर हैक हो जाती है। तो उस डाटा को सेव करने के लिए जो समझदार लोग हो रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराओ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कराओ, ठीक है। चलो, अब मैं समझाता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आप जब दोगे ना, मतलब आप मेंस की तैयारी करोगे या फिर कुछ भी करोगे ना, इन प्रीलिम्स में बहुत सारे आते हैं ये टॉपिक। सपोज चलो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है, ये ब्लॉकचेन है इलेक्शन की। आप वोट देने गए हो और आपने क्या करा, किसको वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। फिर आपने दूसरा इंसान आया, उसने किसको वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। सारा डाटा किसमें यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन में वो आपने देखा था ना, डाटा होता है, हैश नंबर होता है ना, वो सब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। तो इसने कांग्रेस को वोट दिया, इसने बीजेपी को दिया, इसने किसको दिया, नोटा को अवेलेबल कराया, और इसने भी किसको वोट दे दिया। एक नया ब्लॉकचेन आगे अपन ने ऐड कराया। मेरा डायग्राम बनाने की जो मेरी हैंडराइटिंग, आप लोग की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है पर मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है। अब आप बताना मुझे किसको कौन जीतेगा। ये किसको मिला, कांग्रेस को वोट मिला, ये बीजेपी को वोट मिला, ये मिला नोटा को, और ये मिला बीजेपी को,
और ये भी मिला किसको, बीजेपी को। अब बताओ इलेक्शन कौन जीतेगा? सर बीजेपी। नॉर्मल सी बात है, बीजेपी बीजेपी। जीतेगी, 1 2 और ये 3 बीजेपी जीत गई, ठीक है। अब अब ये जो तरीका है ये अच्छा तरीका क्यों है, ठीक है। ये तरीका अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर, पहली बात तो जो भी हमने वोट डाला है, ये जो भी हमने वोट डाला, ये जो चेन है, ये किसको, जितने भी लोग वोट डालने जाएंगे, मतलब जितने भी दुनिया, इंडिया में जितने भी पब्लिक है, इंडिया में मतलब 125 करोड़ जितनी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की, वो सारे इसको देख पाएंगे कि किसने किसको वोट दिया है, ठीक है। सपोज पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे इंडिया में कितने लोग रहते हैं, 9 लोग रहते हैं, ठीक है। और 9 में से कितने लोग वोट देने गए, 1 1 2 3 4 5 लोग वोट देने गए, ठीक है। अब इन 9 लोगों, अब मैंने बोला जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन किसको, अब ब्लॉकचेन का जो डाटा होता है वो सबके पास अवेलेबल होता है, मैंने बोला था डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है ना। तो वैसे ही ये जो भी हमने इलेक्शन दिया, इलेक्शन अभी हमने जो वोट दिया, और तो वोट का भी जो डाटा होगा सबके पास होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, सबके पास होगा वो, है ना। तो सबको मालूम चल जाएगा कि कौन इलेक्शन में कौन जीता है, बीजेपी जीती है ना। तो अगर कोई चोरी करने की कोशिश करेगा, मतलब सबके वोट गिने जाएंगे, अगर कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। पहली चीज, डाटा सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अगर सपोज कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, ठीक है, कांग्रेस के पास बहुत पैसा है और बीजेपी वाले इटली से कोई हेल्प आ गई बीजेपी कांग्रेस के लिए, ठीक है, कि यार आप तो हमारे यहाँ की लड़की हो, हम आपको क्या करेंगे, साइबर साइबर हैकर्स अवेलेबल कराएंगे, और वो हैकर्स क्या करेंगे, जो जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो वोट है, जो सॉरी, जो बीजेपी के जो वोट है, उसको हटा के वहां पे क्या कर देंगे, कांग्रेस कर देंगे, है ना। समझ में आ गया बात। तो हैकर्स अवेलेबल करा है, मगर जब ब्लॉकचेन को हैक करने जाएंगे ना, तो वो उसे हैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर ब्लॉकचेन आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और अगर इस कनेक्शन को तोड़ने जाओगे तो मालूम चल जाएगा कोई चोरी करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो वोटिंग का जो सिस्टम है उसको सुधार सकते हैं। समझ में आ गई हमारी बात, यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दूसरी, पहली एप्लीकेशन में देखे थे कि जो मार्कशीट, जो भी हम डाटा है उसको किस तरीके से सेव करेंगे, ठीक है। और ठीक है, अब एक और एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी लाना चाह रही है बैंक, जो आरबीआई है वो डिजिटल करेंसी लाना चाह रही है। अब बस ये आखिरी है, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, क्लास आखिरी है ये। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको भी हम मतलब जो आरबीआई बोल रही है, इसको भी हम क्या करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सेव करेंगे। मतलब एक, जितने भी पॉपुलेशन है इंडिया में, सबका क्या बना देंगे, एक ब्लॉकचेन बना देंगे। और जो भी पैसा है, मतलब 10 रुपए है, 20 रुपए, जितने भी आपके पास पैसा है, कैश है ना, उसको इसमें सेव करके रखेंगे। तो अब क्या होगा, ये करप्शन नहीं होगा, और ये आपको जो खबर आती है ना कि हमारा अकाउंट से इतने रुपए निकाल लिए, किसी ने हमारे अकाउंट से, ये हम पेमेंट ट्रांसफर कर रहे थे और हमारा पेमेंट ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो ऐसी परेशानी आनी बंद हो जाएगी अगर हम ब्लॉकचेन की इस्तेमाल से अगर हम कैश रखेंगे तो। चलो इसको अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया और मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग पे इतनी एनर्जी बची है अब। अच्छा देखो, मैंने जो 2 एग्जाम्पल बताए उसको एक बार रिवाइज कर लेना घर पे, अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में तो मैं कल फिर से समझा दूंगा आपको। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से अभी भी पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। बताओ, पूछना हो तो कुछ पूछो यशु। सर आ गया मुझे समझ। आ गया माही, थोड़ा समझ में आया, यस सर। ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है तो बड़ी बात है, क्योंकि ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझा पा रहा हूँ, तो ठीक है। प्रियंका को भी आ गया, प्रीति को भी आ गया, प्रिया नहीं आई क्या आज, ठीक है। दिव्या समझ में आ गया, दुर्गा, खुशबू, कृतिका, माही, मोनिका, मोनिका समझ में आया आपको बेटा? यस सर समझ में आ गया, बाकी एक बार रीड करूंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो कम से कम एक बार घर पे जाके देख लेना ऐसा,
मैं सेंड कर दूंगा, और फिर कल हम एक 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 एग्जांपल और देखेंगे ब्लॉकचेन का। हम लोग को भी एक एग्जांपल और देखना ब्लॉकचेन का, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये करंट अफेयर का पार्ट है, और करंट अफेयर में लॉन्ग टर्म तक रहेगा। हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देखेंगे, उसके फायदे देखेंगे, उसके नुकसान देखेंगे, फिर हम कंक्लूजन भी देखेंगे उसका। फिर हम देखेंगे यूपीआई से कैसे अलग है, बिटकॉइन के बारे में हल्का सा देखेंगे। फिर एक फेसबुक है, फेसबुक ने एक स्टेबल कॉइन नाम की करेंसी उसको लॉन्च करा हुआ है। जैसे बिटकॉइन एक करेंसी है ना, सब लोग अपने अपनी करेंसी लॉन्च कर रहे हैं आजकल। इंडिया अपनी करेंसी लॉन्च कर रहा है, दुनिया अपनी करेंसी लॉन्च कर रहा है, फेसबुक ने भी अपनी करेंसी लॉन्च कर रखी है। ठीक है, और फिर क्रिप्टो करेंसी कहाँ का बैन है वो देखेंगे हम। क्रिप्टो करेंसी को कौन कौन, मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, और यूएनएफसी क्या कर रहा है। किस कंट्री में बिटकॉइन अवेलेबल है, मतलब अब लीगल करेंसी, किस कंट्री ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी मान लिया है। एल सल्वाडोर है किसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी मान लिया है। फंजिबल टोकन क्या होता है ये भी हम देखेंगे आगे, है ना। एक लड़का है, ये जो देख रहे हो ना, अब ये जो लैपटॉप लेके खड़ा है जिसके हाथ में नोट है, इस लड़के ने बिटकॉइन बेच के इतने रुपए कमाए हैं जिसे कोई हद नहीं है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे, ये मेंस देखेंगे, मेंस का पार्ट है ये, डिजिटल करेंसी के फायदे और नुकसान। मतलब अगर आप डिजिटल करेंसी रख कर रहे हो तो उसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये 3 पॉइंट देखेंगे। उसके बाद फिर अ, ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, कल देखेंगे अपने से। कल की और क्लास होगी, कल के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, कुछ और कोई परेशानी किसी को? बाय करें फिर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।